नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम IC38 बुक का अध्याय 7 डिस्कस करेंगे, वित्तीय नियोजन। इस वीडियो में हम वित्तीय नियोजन और व्यक्तिगत जीवन चक्र के बारे में जानेंगे, वित्तीय नियोजन की क्या भूमिका होती है उसके बारे में जानेंगे और वित्तीय नियोजन के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय नियोजन क्या है। तो वित्तीय नियोजन हम अपने लाइफ में जो भी लाइफ गोल्स होते हैं, जैसे कि बाइक खरीदना, मकान खरीदना, कार खरीदना, उसके लिए प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें इतने रुपए पर मंथ सेव करके ये सारी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अचीव करनी है। इसके आगे हम इसका परिभाषा डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। परिभाषा है कि वित्तीय नियोजन किसी व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों को जानने की एक प्रक्रिया है। इन चिन्हित लक्ष्यों को वित्तीय लक्ष्यों के में परिवर्तित करने के लिए और किसी के वित्त को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सके कि उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। वित्तीय नियोजन एक दूसरा परिभाषा, वित्तीय नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जीवन की अपेक्षित अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। इसमें किसी शुद्ध मूल्य का आकलन, भविष्य के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और धन के उचित प्रबंध के माध्यम से उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करना शामिल है। जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है, आप उस हिसाब से कार्य करते हैं। तीसरा परिभाषा है, वित्तीय योजना किसी की इच्छाओं और उद्देश्यों को वास्तविकता में परिवर्तित करने की कार्यवाही है। आप अपने जीवन के किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय नियोजन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। लक्ष्य 3 तरह के होते हैं: लघुकालिक लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य और मध्यकालिक लक्ष्य। लघुकालिक लक्ष्य छोटे समय के लिए, दीर्घकालिक लक्ष्य बहुत ही लंबे समय के लिए और मध्यकालिक लक्ष्य। लघुकालिक लक्ष्य का एग्जाम्पल है एक LCD TV सेट खरीदना या परिवार की छुट्टी पे, कहीं आप छुट्टी या वेकेशन पे जा रहे हैं। दूसरा है मध्यकालिक लक्ष्य, ये घर खरीदना या विदेश में छुट्टी बिताना हो सकता है। दीर्घकालिक लक्ष्य में है किसी बच्चे की शादी या सेवानिवृत्ति पश्चात प्रावधान, आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं या फिर अपने बच्चे की शादी के लिए कोई एक प्रावधान। आगे है व्यक्ति का जीवन चक्र। वे विलियम शेक्सपियर थे जिसने कहा था, दुनिया एक रंगमंच है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक जीवन के अनेक चरणों से गुजरता है, तो इस दौरान उसे कई भूमिकाएं अदा करने पड़ते हैं, जैसे विद्यार्थी, कमाने वाले के रूप में, साथ ही माता पिता के रूप में, संतान त्यज और माता पिता अंत में सेवानिवृत्ति वर्ष। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है बचत, खपत और जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में, जैसे शिक्षार्थी, अर्जक, जीवन साथी, माता पिता। आगे इसके बारे में हम डिटेल में जीवन चरण और उनकी प्राथमिकताओं पर डिस्कस करेंगे। शिक्षार्थी का जीवन काल 20 से 25 साल तक होता है। जब स्टूडेंट पढ़ाई शुरू करता है बचपन में, तो तब से लेकर के 20 से 25 साल तक वो स्टूडेंट रहता है। उस टाइम पे वो कोई भी वित्तीय नियोजन नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के कमाए गए पैसे ही खर्च करता है। उसके बाद आता है कमाने वाला एज। 25 के बाद जनरली भारत में ऐसा देखा गया है कि लोग किसी रोजगार में जाते हैं या फिर किसी काम पे लगते हैं। उसके बाद का स्टेप है जीवन साथी। 28 से 30 साल पे आपकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद है माता पिता। कोई भी व्यक्ति माता पिता बनता है 28 से 35 साल के बीच में, एक या उससे अधिक बच्चों के माता पिता बनते हैं। उसके बाद आता है आपका पूर्ति करने वाला एज, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब कि 35 से 55 साल की उम्र में। इस साल की उम्र में आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े और बाकी आपके माता पिता का भी बोझ आप पे आता है। तो ये होता है पूर्ति करने वाला उम्र, 35 से 55 साल। इसके बाद आता संतान त्यज, 55 से 65 साल। इस उम्र में आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी किसी कंपनी में या फिर कहीं कार्य करने लगते हैं। तो इस कड़ी में वे घर छोड़कर बाहर भी, विदेश भी जा सकते हैं या फिर अपने शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं। तो ये होता है संतान त्यज माता पिता, 55 से 65। इस केस में इस टाइम पे आप तो रहते हैं लेकिन आपके संतान आपके साथ नहीं होती है। उसके बाद है सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट। 60 साल के आगे लोग रिटायर हो जाता है। यह एक ऐसी उम्र है जब व्यक्ति सक्रिय काम से सेवानिवृत्त हो चुका होता है। ऊपर जो हमने मानव जीवन के चरण को देखा था, उनको आर्थिक रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला छात्र चरण, कार्य चरण और सेवानिवृत्ति चरण। छात्र चरण में है कि आप अपने कौशल विकास पे ध्यान देते हैं और अपना मानव जीवन मूल्य बढ़ाते हैं, मानव पूंजी मूल्य बढ़ाते हैं। कार्य चरण 18 वर्ष की उम्र के बाद से शुरू हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको 18 वर्ष की उम्र के बाद आप कहीं भी काम करना शुरू कर सकते हैं। और
35 से 40 वर्ष तक हो सकता है, ये आपका कार्यचरण है। इस दौरान आप जो है विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन संचय भी करते हैं, निवेश भी करते हैं। सेवानिवृत्ति चरण, सेवानिवृत्ति चरण में जो आपने कार्य चरण में धन संचय किया है उसका आप उपभोग करते हैं सेवानिवृत्ति चरण में। इस सेवानिवृत्ति चरण में आपकी आय नहीं होती है। अब आगे हम देखेंगे व्यक्तिगत आवश्यकताएं। मनुष्य की क्या व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो सकती है। तो पहला है भविष्यगत लेन देन को सक्षम बनाना, दूसरा है आकस्मिकताओं को पूरा करना और तीसरा है धन संचय करना। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। भविष्य के लेन देन को सक्षम बनाना, पहली आवश्यकता धन से शुरू होती है, जिसकी आवश्यकता पूर्वानुमानित खर्च को पूरा करने के लिए पड़ती है, जिसकी आवश्यकता जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में पैदा होती रहती है। ऐसी आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है। विशिष्ट लेन देन की आवश्यकता, कोई एक स्पेसिफिक टाइप का लेन देन हो, या फिर सामान्य घरेलू डे टू डे लाइफ में जो भी लेन देन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है आपकी भविष्यगत लेन देन में सक्षम बनाना। दूसरा था आकस्मिकताओं को पूरा करना। अगर आपके जीवन में किसी तरह का आकस्मिक घटना घट जाता है तो उस आकस्मिकता को पूरा करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये था आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए। और उसके बाद धन संचय, आप जो भी कमाते हैं वो सारा का सारा खर्च नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ संचय करके रखना पड़ता है ताकि आपके फ्यूचर के लिए वो काम आ सके, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए, या फिर आपके बच्चों की शादी के लिए, या फिर आपके कोई पर्सनल गोल्स हैं, या फिर आपकी कोई इच्छाएं हैं, उसको पूरा कर। अब आगे है आपकी जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए कौन कौन से वित्तीय उत्पाद उपलब्ध हैं। जैसे कि लेन देन संबंधी उत्पाद। लेन देन संबंधी उत्पाद बैंक जमा और अन्य बचत साधन जो सही समय पर और मात्रा में किसी को पर्याप्त क्रय शक्ति तरलता रखने में सक्षम बनाता है। क्रय शक्ति तरलता या फिर लिक्विडिटी, मतलब आपके पास कितना कैश है, तो ये आप बैंक के बचत खाता में रख सकते हैं। ये आपके हाथ में हमेशा होता है, आपका जब मर्जी होता है आप कैश निकाल सकते हैं बैंक से या एटीएम के माध्यम से। बीमा जैसे आकस्मिक उत्पाद, जैसे कि आपने एक कार लिया है और उसका बीमा करवा रखा है, तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जो भी है जो भी उसका कॉस्ट आएगा, तो हानि होगा, वो बीमा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। उसके बाद है धन संचय उत्पाद। आप इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी आप धन अर्जित कर रहे हैं उसको संचय करते हैं, जैसे शेयर और उच्च उत्पादकता बॉन्ड या फिर अचल संपत्ति। अगला है जोखिम प्रोफाइल और निवेश। बेसिकली ये देखा गया है जब व्यक्ति यंग होता है तो वो दूरदर्शी सोच नहीं रखता है। उस टाइम पे वो जितना भी कमाता है वो उसको इन्वेस्ट नहीं करता है, अपने पास अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने का जोखिम उठा सकता है। लेकिन जब उसका सेवानिवृत्ति नज़दीक आता है तो उस टाइम पे वो काफ़ी रूढ़िवादी हो जाता है और उसका ध्यान केंद्रित होता है सेवानिवृत्ति के बाद के खर्चों को कैसे मेंटेन किया जाए। तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही है प्रोफाइल, जोखिम प्रोफाइल और निवेश। आपको रिटायरमेंट के लिए शुरू से निवेश करना चाहिए ताकि आप जो भी आपके बाद के काम हैं या फिर आप रिटायरमेंट प्लानिंग ढंग से कर पाएँ। जोखिम प्रोफाइल के साथ तालमेल रखने के लिए व्यक्ति की निवेश शैली भी परिवर्तित हो सकती है। नीचे दिखाया गया है, अगर आपकी जोखिम प्रोफाइल जो है, रिस्क प्रोफाइल आक्रामक है तो आपको संचयन, निवेश में आपको संचयन करने की ज़रूरत है। प्रगतिशील, आप प्रोग्रेसिव हैं तो आप समेकन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जोखिम प्रोफाइल सुरक्षित है तो आप जो है व्यय कर सकते हैं। अब तक में हमने व्यक्ति के जीवन चक्र और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जाना है। अब उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वित्तीय नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताएं जो हो सकती है पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है और मूल्यांकित किया जाता है तथा व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल तथा आय उपयुक्त वित्तीय उत्पादों को अनुशंसित करने के माध्यम से विभिन्न प्रत्याशित और अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार किया जाता है। वित्तीय नियोजन के तत्व में शामिल है निवेश, किसी के जोखिम उठाने की इच्छा के आधार पर परिसंपत्ति का आवंटन, जोखिम प्रबंधन, रिस्क फाइनेंसिंग, सेवानिवृत्ति नियोजन, आप रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हैं, कर और संपदा नियोजन, टैक्स प्लानिंग और जो भी आपका प्रॉपर्टी है, संपदा मतलब प्रॉपर्टी प्लानिंग। उसके बाद किसी आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रबंधन, जैसे आप कार खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं। वित्तीय नियोजन का यहाँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। वित्तीय नियोजन के तत्व: निवेश, जोखिम, सेवानिवृत्ति, कर, संपदा और किसी की ज़रूरतों का वित्त प्रबंधन।
आगे देखते हैं वित्तीय नियोजन की भूमिका। वित्तीय नियोजन एक नई विद्या नहीं है, हमारे पूर्वज में सरल रूप से प्रचलित है, ये बहुत टाइम से है। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं, पोस्टल सेविंग योजना में जमा करते हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसमें जमा करते हैं। तो हमारे ग्राहक द्वारा आज अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कुछ चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। तो संयुक्त परिवार का विघटन, आज संयुक्त परिवार का स्थान नाभिकीय परिवार ले रहा है, जिसमें माता पिता और बच्चों का समावेश होता है। परिवार के विशिष्ट रूप से प्रमुख और कमाऊ सदस्य को खुद का एवं अपने प्रथम पारिवारिक सदस्यों का दायित्व का वहन करना पड़ता है। जो नाभिकीय परिवार होता है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, तो उसका में सारा दायित्व सिर्फ और सिर्फ कमाने वाले मेंबर पर ही पड़ता है। तो इसके लिए बड़े स्तर पर उचित नियोजन की आवश्यकता है। तो संयुक्त परिवार अगर नहीं है तो आपको वित्तीय नियोजन की आवश्यकता है। वित्तीय नियोजन के लिए मार्केट में कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें ज़रूरी है कि जो सही विकल्प है, सही चीज़ के लिए जो सही विकल्प है उसका चुनाव किया जा सके। बदलती जीवन शैली के कारण लोगों को वित्तीय नियोजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग ने देखा होगा मार्केट में कोई अगर नया फ़ोन, अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन आता है तो बहुत सारे लोग उसे तुरंत लेने का इच्छा रखते हैं, या फिर कोई नई कार का मॉडल आता है या फिर कोई नया बाइक का मॉडल आता है तो लोग उसे प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं। तो उसके लिए वो बड़े से बड़े उधार लेते हैं, ऋण का भुगतान करते हैं, इससे बचत में कमी होती है। तो इसके लिए वित्तीय नियोजन की जागरूकता जरूरी है। आत्मानुशासन लाने के साथ व्यय का जो है, जो खर्च करने का योजना बनाने का भी ज़रूरत है। उसके बाद वित्तीय नियोजन मुद्रास्फीति के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि टैक्स रेट कब क्या रहेगा, कब हाई रहेगा, कब गिरेगा। तो इसके लिए भी हमें वित्तीय नियोजन की ज़रूरत है। वित्तीय नियोजन अन्य आकस्मिकताएं एवं व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार के कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, तो ये एक तरह का आकस्मिकता है, और इस तरह का जो व्यय है उसको पूरा करने के लिए भी आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। अब आगे है वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे सही समय कब है। क्या यह सिर्फ अमीरों के लिए काम का है? दरअसल में आदर्श रूप से नियोजन आपको पहले वेतन मिलते ही शुरू कर देने चाहिए। जब आपका फर्स्ट सैलरी आता है आपको तभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। जब आपकी कमाई शुरू हो जाती है तब से, इसका कोई सही समय नहीं होता। बहरहाल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा। हमारे निवेश की अवधि जितनी लंबी होगी हमारे निवेश उतने ही बढ़ेंगे। आप जितने दिन ज़्यादा दिन के लिए निवेश करेंगे आपका निवेश उतना ही अच्छा रिटर्न देगा। इसके लिए जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना ही अच्छा है। अब आगे हम देखेंगे वित्तीय नियोजन के प्रकार। वित्तीय नियोजन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। वित्तीय योजना सलाहकार सेवा। वित्तीय नियोजन जो सलाहकार सेवा होते हैं वो आपको किस तरह के वित्तीय नियोजन के लिए सलाह दे सकते हैं। पहला है नकदी नियोजन, दूसरा है निवेश इन्वेस्टमेंट नियोजन, तीसरा है बीमा नियोजन, बीमा आप करवा सकते हैं, सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट नियोजन, संपदा नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स नियोजन। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब डिटेल में पढ़ेंगे। नकदी नियोजन या फिर नकदी प्रवाह या कैश फ्लो या फिर लिक्विड, आप अपने पास कितना लिक्विड रखते हैं। इसका उद्देश्य होता है क्या कि आप जो भी व्यय करते हैं उसके लिए आपके पास कैश फ्लो कितना है आपके पास। तो सर्वप्रथम है कि किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आय एवं व्यय के प्रवाह को प्रबंध करते हुए अप्रत्याशित या आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने हेतु तरल संपत्तियों की आरक्षित निधि बनाए। दूसरा, पूंजी निवेश के लिए उसे चाहिए कि व्यवस्थित ढंग से नकदी अधिशेष सृजित करे। अगला है बीमा नियोजन। बीमा नियोजन के बारे में आप जानते हैं, किसी की असामयिक मृत्यु हो जाने के केस में आप जीवन बीमा ले सकते हैं, और अस्पताल का खर्च अगर बचाने के लिए, अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है या फिर कोई किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उससे उबरने के लिए आप स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं। और अंततः किसी संपत्ति का बीमा, अगर आप कार ओन करते हैं या फिर घर ओन करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का हादसा हो जाए तो उससे बचने के लिए आप उस संपत्ति का बीमा, जनरल इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगला है निवेश नियोजन, मतलब कि इन्वेस्टमेंट आप बहुत सारी जगह कर सकते हैं। जैसे कितने व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आजकल बीमा कंपनी के द्वारा जारी किए जाने वाले यूलिप प्लान में भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें भी इन्वेस्ट। निवेश के मानदंड, तो निवेश के मानदंड इन सारे बातों पर निर्भर करता है। जोखिम, समय पर अवेलेबिलिटी, तरलता, लिक्विड होना कितना है उसमें, विपणनशीलता, मार्केटिंग एबिलिटी उसकी क्या है, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन उस पर कितना है, वो कितने जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर उस पर टैक्स पे क्या रिबेट मिल रहा है।
आगे है जोखिम सहिष्णुता, जो कि निवेश के मानदंड है, उसका डिस्कशन करते हैं। निवेश करने में कोई कितना जोखिम उठा सकता है, इसका ये हुआ जोखिम सहिष्णुता। फिर समय सीमा, जो निवेश किया जा रहा है वो कितने दिन के लिए है, किसी हमने जो लक्ष्य डिसाइड किया है ये उस टाइम के लिए है या फिर कितने ज़्यादा दिनों के लिए है। उसके बाद तरलता, वे व्यक्ति जिनके निवेश करने की क्षमता सीमित हो जाए, जिनकी आय निश्चित हो, तो वो निवेश ऐसे जगह में करें कि अगर निवेश में जो भी हमने पैसा डाला है उसको अगर हम वापस लेते हैं तो उसमें मूल्य की हानि नहीं होनी चाहिए, नकदी में बदलना हो तो हानि नहीं होनी चाहिए। फिर है विपणनशीलता, जो संपत्ति आसानी से खरीदी या बेची जा सके, जिसका मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं हो। फिर विशाखन या विस्तारण या डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम कम करने के लिए आप अलग अलग फंड में निवेश करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है म्यूचुअल फंड में अगर कोई पैसा निवेश करता है तो वो किसी एक फंड में नहीं जाता है, वो बहुत सारे डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट होता है। उसके बाद है कर पर ध्यान, कई निवेश निश्चित आयकर लाभ देते हैं, आपको आयकर पर छूट देते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगला है उचित निवेश साधनों का चयन। आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर जगह होना चाहिए, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है बैंकों या कंपनियों की सावधि जमा राशियाँ, फिक्स डिपॉजिट, डाकघर की लघु बचत योजना, स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ डाकघर। उसके बाद है शेयरों का सार्वजनिक निर्गम, जो शेयर मार्केट है वो वहाँ से आप शेयर खरीद सकते हैं। डिवेंचर या अन्य प्रतिभूति, डिवेंचर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीवन बीमा कंपनियों के द्वारा दी जा रही यूनिट लिंक्ड पॉलिसी, इसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये भी मार्केट से लिंक्ड होती है। अगला है सेवानिवृत्ति नियोजन, यह उस धनराशि के निर्धारण की प्रक्रिया है जो सेवानिवृत्ति के बाद किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सेवानिवृत्ति विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। सेवानिवृत्ति के बहुत सारे चयन होते हैं। सेवानिवृत्ति से पहले आप संचय करते हैं, फिर उसका संरक्षण करते हैं, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद ये आप इसका वितरण करते हैं। आगे है संपदा नियोजन, प्रॉपर्टी प्लानिंग, यह किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के अंतरण और हस्तांतरण के लिए बनाई जाने वाली योजना है। वसीयत के नामांकन और समनुदेशन या वसीयत की तैयारी जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं होती है। मूल विचार यह सुनिश्चित करना है कि किसी के मरने के बाद उसकी संपत्ति और प्रॉपर्टी सुचारू रूप से वितरित हो या उसकी इच्छा अनुसार उसका उपयोग हो। आगे है कर नियोजन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विद्यमान कर कानूनों मतलब टैक्स लॉज से अधिकतम कर लाभ कैसे हासिल किया जाए और कर ब्रेक का पूरा लाभ उठाते हुए आय व्यय तथा निवेश योजना कैसे तैयार की जाए। इसमें समय कम करते या वर्तमान या भावी आयकर देयताएं अंतरित करना शामिल है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका उद्देश्य कर में कमी करना है, न कि उससे बचना। आप अपने कर में कमी कर सकते हैं, आप जितना टैक्स देते हैं उसमें अगर आप लीगली अगर आप कोई ऐसा खर्च करते हैं जो कि जिस पे कि सरकार ने छूट दे रखा है तो ये कम्प्लीटली लीगल है कि आप कर में बचत कर सकते हैं। अब आगे हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा की दृष्टि में आप इनमें से किसे सुलझाएंगे। ऑप्शन है बीमा, बैंक एफडी जैसे लेन देन संबंधी उत्पाद, शेयर और ऋण पत्र। तो ऑप्शन 1 सही होगा क्योंकि अप्रत्याशित घटनाओं के लिए बीमा सबसे उपयुक्त टूल है। दूसरा क्वेश्चन, वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है। सेवानिवृत्ति के बाद जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है, विवाह के बाद, केवल धनी होने के बाद। तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तो वो वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है। एक, अधिकतम कर लाभ, विवेकपूर्ण निवेश से फलस्वरूप कम हुआ कर बोझ, कर चोरी, कर ब्रेक का पूरा लाभ। तो लाभ आप ले सकते हैं लेकिन कर चोरी नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन सही होगा कि नियोजन का उद्देश्य नहीं है, कर चोरी वित्तीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। एक आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाला व्यक्ति संभवतः धन डैश निवेश शैली अपनाता है। समेकन, उपहार प्रदान, संचय, खर्च। तो आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाला व्यक्ति हमेशा पैसे को अपने पास ही रखता है, वो कहीं निवेश नहीं करता है। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा संचय, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धन संचयन उत्पाद है।
धन संचयन उत्पाद बैंक ऋण, शेयर, मियादी बीमा पॉलिसी, बैंक बचत खाता। तो धन संचयन के लिए आप बैंक बचत खाता का उपयोग करते हो, ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि जो भी आप धन संचय करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैंक बचत खाते में रखे हुए रुपए आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचत दो निर्णयों के संयोजन के रूप में जाना जा सकता है, नीचे दी गई सूची से उसका चयन करें। तो ऑप्शन 1 है जोखिम को अपने पास रखना और कम खपत करना, उपहार प्रदान और संचय, खर्च और संचय, खपत स्थगन और नकदी से लगाव। संयोजन के रूप में बचत, तो बचत संयोजन के लिए आप खपत स्थगन मतलब कि खर्च में कमी और नकदी से अलगाव, तो नकदी से अलगाव मतलब कि आपके पास जो कैश है आप उसे कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं और आप अपना खपत कम करते हैं, तो इस रूप में आप संयोजन कर सकते हैं, बचत में संयोजन कर सकते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन के किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बचतों की सर्वाधिक महत्ता देगा? सेवानिवृत्ति के बाद, कमाने वाला, शिक्षार्थी, हाल में विवाहित। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, सेवानिवृत्ति के बाद ही आपको बचत का इम्पोर्टेंस पता चलता है। 5वां क्वेश्चन है, निवेश समय सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध है? दोनों किसी भी तरह संबंधित नहीं है। बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल, बड़ी निवेश समय सीमा कम प्रतिफल, बड़ी निवेश समय सीमा प्रतिफल पर अधिक कर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल, क्योंकि निवेश जितने ज़्यादा दिन के लिए होता है रिटर्न उतना ही अच्छा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेन देन संबंधी उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? एक है बैंक जमा राशियाँ, जीवन बीमा, शेयर और बॉन्ड। लेन देन संबंधी उत्पाद के लिए बैंक जमा राशि का यूज़ आप कभी भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन 1 सही होगा, बैंक जमा राशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिकता उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? बैंक जमा राशियाँ, जीवन बीमा, शेयर, बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, आकस्मिकता के लिए बीमा ही सबसे बेहतर उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धन संचय उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बैंक जमा राशियाँ, जीवन बीमा, साधारण बीमा और शेयर। बैंक धन संचय मतलब निवेश के लिए, तो निवेश के लिए शेयर मार्केट ही, इन तीनों ऑप्शन में शेयर मार्केट ही सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत हैं, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, शेयर सही होगा। आगे है, डैश समय बीतने के साथ अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली वृद्धि है। तो ये इसका ऑप्शन है अपस्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, अति मुद्रास्फीति। तो इसका ऑप्शन होगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन 2 सही होगा, मुद्रास्फीति। निम्न में से कौन सा विवेकाधीन आय को अधिकतम करने के लिए एक रणनीति नहीं है? विवेकाधीन आय मतलब कि अगर आपने कोई इन्वेस्ट कर रखा है या फिर ऋण ले रखा है तो उसको अधिकतम करने के लिए पहला ऑप्शन है कर की पुनर्रचना, ऋण ट्रांसफर, निवेश पुनर्संरचना और बीमा खरीद। तो ये सारे ऑप्शन तो विवेकाधीन आय को अधिकतम करने के लिए है, तो ये ऑप्शन सही आंसर नहीं होंगे। अधिकतम करने के लिए रणनीति नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर सही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, बीमा की खरीद।